जी स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो हम पढ़ रहे थे ग्रामर और ग्रामर को हम कर रहे हैं आसान से आसान लफ्ज़ों में। तो हमें जो मार्केट में बुक्स मिलती हैं और नॉर्मली जो हमारे टीचर्स जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं ग्रामर को सिखाने के लिए वो बड़ी डिफ़िकल्ट होती है। उसकी वजह है कि स्टूडेंट्स को ग्रेजुएशन तक, फिर ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स में और इवन दैट मैंने बहुत से स्टूडेंट्स देखे हैं कि एमफिल करने के बाद भी उनको ग्रामर समझ में नहीं आती और कंपोजिशन की करेक्शंस का उनको नहीं पता होता। तो हम कोशिश करेंगे कि आसान से आसान, सादा से सादा लफ्ज़ों में हम इस कंपोजिशन को इस तरह कर सकें कि किसी भी क्लास का, किसी भी जो है वो ग्रेड का बंदा इसको अंडरस्टैंड कर सके। तो आज का जो मेरा टॉपिक है नॉन एक्शन सेंटेंसेस है। अब नॉर्मली मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स जो सिर्फ एक्शन वाले सेंटेंसेस होते हैं यानी कि वर्ब वाले सेंटेंसेस जो होते हैं उनको वो समझते हैं कि ये टेंसेस हैं। जब टीचर्स भी टेंसेस करवाते हैं तो वो नॉर्मली इस तरीके से हमें कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि हम सिर्फ जो वर्ब वाले फिक्रात होते हैं, जो एक्शन वाले फिक्रात होते हैं जिसमें कोई काम होता है, हम उनको ही सिर्फ टेंसेस समझते हैं कि ये हमारे टेंसेस हमें करवाए जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट गलत है। सबसे पहले इस चीज को क्लियर करें कि ये सादा फिक्रात हैं, इनमें एक्शन नहीं है, इनमें फेल नहीं है, इनमें लेकिन इनमें जमाना मौजूद है। मेरे पास एक किताब है, मेरे पास एक किताब थी, मेरे पास एक किताब होगी। तो मैंने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों जमाने यूज किए हैं। तो यही टेंसेस हैं। टेंसेस का मतलब है जमाना। तो ऐसा फिक्रा जिसमें जमाना आपको नजर आ रहा है और जमाना चेंज हो सकता है ट्रांसलेशन में, वो टेंसेस हैं। तो अगर जमाना मौजूद है और उसमें उसको हम टेंसेस कह सकते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि हम इसको डिवाइड करेंगे दो हिस्सों में। टेंसेस को हम डिवाइड करेंगे दो हिस्सों में। एक हिस्सा जो है वो हमारा कहलाएगा एक्शन, जिसमें हम वर्ब यूज करेंगे, फॉर्म ऑफ वर्ब्स यूज करते हैं, जो हमारी प्रैक्टिस में ऑलरेडी टेंसेस शामिल हैं। और एक हिस्से को हम कहेंगे कि ये नॉन एक्शन है, जिसको हम अमूमन सादा फिक्रात कहते हैं। लेकिन ये याद रहे कि ये दोनों टेंसेस हैं, एक नॉन एक्शन है और एक एक्शन है। तो नॉन एक्शन को अगर पहले कर लिया जाए, एक्शन को बाद में कर लिया जाए, तो हमें नॉन एक्शन करने से टेंसेस की बेसिक जो है वो समझ में आ जाती है। नॉन एक्शन करने से हम सादा सिंपल जो हमारी रूटीन में सेंटेंसेस यूज होते हैं, फिक्रात यूज होते हैं, गुफ्तगू में जो बोलचाल में इस्तेमाल होते हैं फिक्रात, ये हमें समझ में आ जाते हैं। तो हम पहले आसान करेंगे, फिर हम मुश्किल करेंगे। तो हम नॉन एक्शन पहले करेंगे, फिर हम एक्शन करेंगे। तो उसके नतीजा ये होगा कि हमें टेंसेस समझने में आसानी हो जाएगी और वो उम्मीद है कि वो टेंसेस हमें भूलेंगे नहीं। तो नॉन एक्शन में मैंने जैसा कि बताया है कि सिंपल बात यह है कि ऐसे फिक्रात जो उर्दू में आपको नजर आ जाएगा कि जिसमें काम आपको नजर नहीं आ रहा, कोई काम नहीं है। मसलन मैंने बोला कि ये मेरी किताब है, तो इसमें कोई काम नहीं है। अगर मैं कहता हूं कि मैं किताब पढ़ रहा हूं, तो इसमें एक एक्शन है, पढ़ना। ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि ये मेरा मार्कर है, मेरे पास एक मार्कर है, तो इसमें कोई एक्शन नहीं है। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि मैं मार्कर से लिख रहा हूं या मेरा मार्कर लिखता है, ठीक है, तो फिर इसका मतलब है कि मैं एक एक्शन यूज कर रहा हूं, लिखना। एक वर्ब यूज कर रहा हूं, तो जब वर्ब यूज होगा तो एक्शन होगा। लेकिन विदाउट एक्शन, विदाउट वर्ब जो फिक्रात हैं, जिनको नॉर्मली कहा जाता है कि ये सादा फिक्रात हैं, सिंपल सेंटेंसेस हैं, तो वो आपके चार तरह के होते हैं अमूमन, जो हम आमतौर पे गुफ्तगू में इस्तेमाल करते हैं। मसलन सबसे पहले हम यूज ऑफ देयर जो है हमारा, ये बेसिकली नॉन एक्शन है। तो यूज ऑफ देयर में अगर हम गौर करें तो ये एक इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, मेरे स्कूल में 5 असातिज़ा हैं, मेरे स्कूल में 5 कमरे हैं, मेरे घर में 4 कुर्सियां हैं। तो ये हमारे नॉन एक्शन के अंदर जो यूज ऑफ देयर है, ये हमारी इंफॉर्मेशन डिलीवर करता है। इंफॉर्मेशन का मतलब ये है कि आप सिंपली कुछ बता रहे हैं, अपनी ओनरशिप के बारे में बता रहे हैं या सिंपल कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन उसमें शर्त ये है कि उसमें एक्शन नहीं होना चाहिए। अगर उसमें एक्शन नहीं है
तो फिर इट्स मीन कि वो यूज ऑफ देयर है। सिंपल आप उसमें यूज देयर को यूज करेंगे, चाहे उसमें वहां का लफ्ज आपको नजर आए या ना आए। ठीक है, तो यूज में आपने उर्दू में आपने ये नहीं देखना कि वहां पे आपको वहां लिखा हुआ नजर आएगा, नहीं। अगर एक फिक्रा जिसमें आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं लेकिन उसमें आपको कोई भी एक्शन नजर नहीं आ रहा, आपको वर्ब नजर नहीं आ रहा, तो वो सिंपली उस में आप यूज ऑफ देयर करेंगे, यानी कि वो देयर का इस्तेमाल हो रहा है वहां पे, देयर वाले फिक्रे बनेंगे उसके। मसलन ये देखें लिखा हुआ है मेरे बाग में 10 दरख्त हैं, तो देयर आर 10 ट्री इन माई गार्डन। ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट याद रखिएगा कि जब 1 2 3 आ जाता है तो उसके बाद जो हम नाउन लिखते हैं उसके साथ हम एस नहीं लगाते। हम लिखते हुए या कोई भी डिजिट लिखते हुए हमने लिखा होता है 10,000। ठीक है, तो इस तरह ये हमारी बड़ी कॉमन मिस्टेक है। तो उसके बाद दूसरा आपका सेकंड यूज ऑफ हैज, हैव, हैड। ठीक है, ये सारा फिक्र में इस्तेमाल होता है, लेकिन ये मलकियत के लिए, मतलब आप मलकियत बनाना चाह रहे हैं लेकिन उसमें एक्शन नहीं है, उसमें वर्ब नहीं है, तो हम उसको सिंपल यूज ऑफ हैज एंड हैड कहते हैं। मसलन मेरे पास एक मोबाइल है, तो आई हैव अ मोबाइल। ठीक है, आई हैव 10 बुक, मेरे पास 10 किताबें हैं। रिपीट देखें कि जब 1 2 3 यानी कि गिनती यानी कि फिगर्स आ जाते हैं, उसके बाद जब आप एक नाउन लेते हैं तो उसके साथ हम एस नहीं लगाते। मैंने यहाँ पे एस नहीं लगाया। तो मेरे पास 10 किताबें हैं, आई हैव 10 बुक। अब इसी तरह कोई भी आप मेरे पास एक फुटबॉल है, आई हैव अ फुटबॉल। तो सिंपल आपको ये यूज हैं, हम सिंपल यूज अगर पहले समझ लें तो बाद में हमें टेंसेस करने में प्रॉब्लम नहीं होती, और जो सादा गुफ्तगू है वो हम आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसी तरह यूज ऑफ दिस, दैट, दीज, दोज, मतलब इशारा करने के लिए, जब हम किसी चीज की तरफ इशारा करते हैं, ठीक है, कि ये एक दीवार है, ये एक व्हाइट बोर्ड है, जब हम इशारा करते हैं सिंपली, तो उस इशारे के लिए ये इस्तेमाल होते हैं दिस, दैट, दीज, दोस। और ये अमूमन जो होता है ये नॉन एक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी है, ये एक बिल्ली है, तो इट्स मीन दिस इज अ कैट। तो अगर